वेलकम स्टूडेंट। हम परंपरागत राजनीति विज्ञान का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम देखेंगे परंपरावाद से आधुनिकता की ओर। जैसे विज्ञान और तरक्की का विकास हुआ, नए नए आविष्कार हुए, उससे औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ। औद्योगिक क्रांति ने समाज के विकास में दो वर्गों के साथ एक तीसरे वर्ग को जन्म दिया। ये जो तीसरा वर्ग था, इसने राजनीति विज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसी तीसरे वर्ग के योगदान से राजनीति विज्ञान में एक नई विचारधारा, एक नया सिद्धांत जन्म लिया, जो था प्रतिनिधि शासन प्रणाली। पहले परंपरागत रूप में निरंकुश राजतंत्र था। निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर उदार लोकतंत्र की स्थापना हुई और उसका अगले क्रम में प्रतिनिधि शासन की स्थापना हुई। परंपरावाद से आधुनिकतावाद की ओर जो दिशा बढ़ी, उसको बढ़ावा देने में सर्व प्रमुख योगदान है, सबसे इम्पोर्टेंट योगदान माने तो वो है फ्रांसीसी विचारक अगस्त काम्टे। अगस्त काम्टे ने राजनीति शास्त्र को निश्चयवाद की एक नई दिशा दी। अगस्त काम्टे का सिद्धांत था निश्चयवाद। इसका परिणाम ये हुआ कि राजनीति विज्ञान, जो कि हम देख चुके थे, परंपरागत राजनीति विज्ञान है वो काल्पनिक था, आदर्शवादी था, और अगस्त काम्टे के योगदान से वह काल्पनिक लोक को छोड़कर यथार्थ के धरातल पर आ गया। तो परंपरागत से आधुनिकवाद के जनक में अहम योगदान है वो अगस्त काम्टे का है। उसके अलावा कुछ 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक और 20वीं शताब्दी के पहले दशक में अन्य विचारक थे, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से नवीन सिद्धांत को जन्म दिया। जिन राजनीतिक वैज्ञानिकों ने इस दिशा में पहल की, उसमें इंग्लैंड के वाल्टर वेजहार्ट, ये आपके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ये राइटर और उनके बुक्स के नाम आप याद कर लेना। वाल्टर वेजहार्ट, उनकी रचना थी द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, जो 1867 में प्रकाशित हुई। संस्थागत विधिवादी दृष्टिकोण के खिलाफ एक चुनौती थी। इसमें उन्होंने जो विधिवादी और सिर्फ संस्थाओं का अध्ययन करना चाहिए, उसको चुनौती दी। संस्थागत विधिवादी दृष्टिकोण के अनुसार ये माना जाता था कि इंग्लैंड में राजा लॉर्ड्स के बीच सर्वोच्च सत्ता समान रूप से विभाजित है, लेकिन वेजहार्ट के अनुसार यह इंग्लैंड के शासन विधान का कोरा साहित्यिक अध्ययन था। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि संविधान के जीवित यथार्थ पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उसके अनुसार राजा और लॉर्ड्स इंग्लैंड की राजनीतिक संरचना का सजावटी भाग है, क्योंकि राजनीतिक तंत्र की जो वास्तविक शक्ति है वो कैबिनेट और कॉमन सभा में निहित है, जिसकी शक्ति का स्रोत मध्यम वर्ग है। वेजहार्ट ने कहा कि शक्ति की स्थिति खोजने के लिए सरकारी अंगों का तो अध्ययन करना ही चाहिए, पर शोधकर्ता को सरकार के ढांचे के बाहर सामाजिक शक्तियों समूहों का अध्ययन करना चाहिए, जो औपचारिक कानूनी ढांचे पर सफल प्रभाव डालते हैं। उसी क्रम में वेजहार्ट से प्रेरणा लेकर अमेरिका के वुड्रो विल्सन, अमेरिकी विचारक हैं, वुड्रो विल्सन ने अपनी रचना कांग्रेशनल गवर्नमेंट, जो 1885 में प्रकाशित हुई। आप नेट का एग्ज़ाम दोगे ना, तो उसमें ऐसे होता है, राइटर के नेम होते हैं और बुक्स के नेम होते हैं, उन्हें मैच करो, या फिर ईयर पूछ लेते हैं भी इसके अंदर सबसे पहले कौन सी बुक प्रकाशित हुई, फिर सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे। तो आपको जो ये कि पुस्तक के प्रकाशन का वर्ष है वो भी याद रखना है, साथ में पुस्तक का नाम और सब्जेक्ट क्या था। वाल्टर वेजहार्ट ने इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया कि वास्तविक शक्ति किसके पास है। वुड्रो विल्सन ने है कांग्रेशनल गवर्नमेंट में बताया कि सत्ता कांग्रेस की समितियों में है। कांग्रेस वहाँ पे संसद को कहते हैं।
उसने यह भी स्वीकार किया कि कांग्रेस की समितियों पर अनेक प्रकार के सामाजिक दबाव हैं। इसीलिए उसने यह कहा कि शोधकर्ता को कांग्रेस के सदस्यों की सामाजिक प्रतिष्ठा, लॉबी का मतलब दबाव होता है एक प्रकार से जिससे काम होता है, सरकार के अंतर संबंध, राजनीतिक दल और दबाव समूहों का अध्ययन करना चाहिए। फिर है जेम्स ब्राइस, इन्होंने अमेरिकी कॉमनवेल्थ 1898, इसमें उन्होंने अमेरिका की संस्था और उसकी जनता को बिल्कुल वैसा ही चित्रित करता है जैसे वो हैं। इसके अंदर उन्होंने अमेरिका के जो औपचारिक ढांचा है, संवैधानिक तंत्र है, उसका क्रियान्वयन है, उसका अध्ययन किया है। उसके बाद आएंगे ग्राहम वेल्स। ग्राहम वेल्स ने ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स 1909 में प्रकाशित की, जिसके अंदर उन्होंने मानव व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया। फिर है आर्थर बेंटले। आर्थर बेंटले की रचना है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, ये भी 1908 में प्रकाशित है। इसमें उन्होंने समूह के अध्ययन पर बल दिया। समूह है वो महत्वपूर्ण है और सामूहिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। आधुनिकीकरण के विकास में शिकागो संप्रदाय का अहम योगदान रहा है। राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण को सफल बनाने में शिकागो विश्वविद्यालय के निम्न विद्वानों का विशेष योगदान रहा। तो उसमें पहले हैं प्रोफेसर चार्ल्स मेरियम, उनकी रचना है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स के अंदर उन्होंने नवीन राजनीति विज्ञान, मानव व्यवहार, मानव के योगदान पर बल दिया है। हेराल्ड लासवेल और टी.वी. स्मिथ, ये 3 व्यक्ति थे जिनका योगदान रहा है। हेराल्ड लासवेल की है साइको पैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स में उन्होंने मनोविज्ञान के आधार पर अध्ययन किया है। अमेरिका की आधुनिकीकरण के विकास में अमेरिका की राजनीतिक संस्थाएं हैं जिनका योगदान रहा है। उसमें है अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, 1905 में इसकी स्थापना की गई। इसने आधुनिक युग के विकास में विशेष योगदान दिया। और फिर है अमेरिकन सोशल साइंस एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1908 में की गई है। पॉलिटिकल साइंस की 1905 और सोशल साइंस की स्थापना 1908 के अंदर की गई। अमेरिकन सोशल साइंस जो एसोसिएशन के अध्यक्षीय भाषण में लॉर्ड ब्राइस ने राजनीति विज्ञान की एक नई पीढ़ी को प्रेरणा दी। उनका संबंध तथ्यों और केवल तथ्यों से होना चाहिए पर बल दिया। और 1920 के बाद शिकागो विश्वविद्यालय के चार्ल्स मेरियम व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख प्रणेता के रूप में सामने आए और उन्होंने मानव व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया है। शिकागो स्कूल के प्रभाव से दूसरे विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक व्यवहार और तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन हेतु बहुत से केंद्रों की स्थापना की गई है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से लेकर आज तक राजनीति विकास की यात्राओं को हम 2 भागों में देखते हैं। पहला भाग है 1945 से 1970 के मध्य का, जिसमें व्यवहारवाद है वो प्रमुख युग था, और दूसरा है वो 1970 के बाद से वर्तमान तक का। इसमें अब हम देखेंगे आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान का। अभी तक हमने देखा कि परंपरागत से आधुनिकीकरण कैसे बना।